हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूँ राकेश चलेजा, आपका अपना एप्टीट्यूड मेंटर। ये वाला जो वीडियो लेक्चर है, इस वाले वीडियो लेक्चर में मैंने लेबर इंस्पेक्टर 2018 का जो पेपर है, जिसका मैं रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ऑलरेडी आपको सॉल्व करके इसी वाले यूट्यूब चैनल पर उसका वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ। इस वाले वीडियो लेक्चर में मैं आप बच्चों के लिए प्लान कर रहा हूँ इंग्लिश का कंटेंट आप बच्चों से डिस्कस करने का। तो इस वाले वीडियो लेक्चर में आप बच्चों से मैं बहुत इत्मीनान से इंग्लिश का जो कंटेंट है बहुत डिटेल में आपसे डिस्कस करूंगा और पूरी थ्योरीज आपको बताते हुए चलूंगा। तो मेरे साथ इस वाले वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वाला वीडियो हमारे आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, चलो सुनते हैं। लिखा हुआ है, हाउ मेनी एडजेक्टिव्स आर देयर इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। पहला क्वेश्चन है ये, और आपसे पूछ रहा है कि एक सेंटेंस आपको गिवन है, वो सेंटेंस अगर आप देखेंगे तो लिखा हुआ है, आई नीड टू फाइंड अ न्यू कार दैट इज लेस एक्सपेंसिव टू रन देन माई ओल्ड वन। ठीक है, तो इस वाले सेंटेंस में हमको बताना है कि कितने एडजेक्टिव प्रयोग किए गए हैं, ये हमको बताना है। ठीक है भाई, तो एडजेक्टिव होता क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन को समझ लीजिए। दरअसल एडजेक्टिव कुछ और नहीं होता है। एडजेक्टिव वो चीज होती है कि जो नाउन को क्वालिफाई करती है, हिंदी में उसको विशेषण बोलते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है। ठीक है, द टर्म विच क्वालिफाइज नाउन इज कॉल्ड एडजेक्टिव, ये इसकी डेफिनेशन होती है। तो परिभाषा हमने सुन ली, अब उसको इस वाले एग्जांपल में एक बार अप्लाई करके देखते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, आई नीड टू फाइंड अ न्यू कार। अब देखो ये जो कार है ना बच्चे लोग, ये दरअसल नाउन है। अब कार तो उसको चाहिए, लेकिन कैसी चाहिए? नई वाली चाहिए। तो जो नई वाला जो शब्द है, ये जो न्यू वाला जो शब्द है, ये उस नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। इसका मतलब वो एक एडजेक्टिव हो गया। फिर क्या कहता है, दैट इज लेस एक्सपेंसिव टू रन देन माई ओल्ड वन। अब देखो, महंगी तो है लेकिन कम महंगी है। तो ये जो कम है, ये दरअसल एडजेक्टिव हो गया, क्योंकि उस जो कीमत है उसकी, उसको डिफाइन कर रहा है वो। फिर कहता है, टू रन देन माई ओल्ड वन। अब जरा इस चीज को समझना, ये जो वन है ये दरअसल प्रोनाउन है जो इस नाउन के लिए प्रयोग किया गया है। वो कह रहा है कि मेरे को एक नई कार चाहिए जो मेरी पुरानी कार से कम महंगी हो। तो मेरी पुरानी कार से, तो ये जो वन है, ये हम लोग ने सीखा है। दरअसल प्रोनाउन हम लोग इस तरीके से यूज करते हैं, जो वन है ये दरअसल प्रोनाउन के लिए प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, अब जरा इस चीज को समझना। पॉइंट मेरा दरअसल ये है कि ये जो ओल्ड वाला जो शब्द है ना, ओल्ड वाला शब्द है ना, ये दरअसल उस कार को जो उसके पास ऑलरेडी रखी है उसको डिफाइन करने के लिए आ रहा है कि वो कार तो है लेकिन कैसी है? पुरानी है। पुरानी है मतलब उसको डिफाइन करने के लिए आ गए हैं। तो मेरे को दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर दरअसल तीन एडजेक्टिव प्रयोग किए गए हैं। तो इसका जो सही जवाब होता वो होता थ्री। पॉइंट है आपको समझ में? ठीक है, कंफर्टेबल है? चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला वाला क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर है 122। लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव टू फिल द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। मेरे पास चार ऑप्शन है और एक मुझे फिल इन द ब्लैंक्स उसे फिल करना है। ठीक है, तो उसमें लिखा हुआ है, द फोन डैश, कैन यू आंसर इट प्लीज। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि फोन जो है बज रहा है, क्या तुम उसको रिसीव करोगे? ठीक है, द फोन इज रिंगिंग, बज रहा है। ये जो रहा है, रही है, वो जो चीज होता है ना, ये दरअसल हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इज रिंगिंग इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक ओके है पलक? ठीक, चलिए चलते हैं नेक्स्ट वाले टर्म की तरफ। अगला है 123। 123 पर लिखता है, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स waiting. Choose the correct alternative to change the above sentences in the passive voice. एक्टिव पैसिव वॉइस है ये हमने जो जिन बच्चों ने हमारे रेगुलर क्लास ली होगी, वो रेगुलर क्लासेस में मैंने एक्टिव पैसिव वॉइस बहुत डिटेल में इत्मीनान से एक एक पॉइंट बाय पॉइंट कवर करवाया है। मैं अभी इसमें थोड़ा सा आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कुछ कनेक्ट हो जाएगा अगर आपने इसको पहले से सुन रखा होगा। नहीं भी सुना होगा तो भी मैं आपको कनेक्ट करवाता हूँ, एक बार रिलैक्स होकर सुनना। कहता है, द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द पैसिव वॉइस। अब पैसिव वॉइस में क्या होता है? सबसे पहला रूल यही होता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा, जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बनेगा। तो जैसे यहाँ पर आप देखोगे लिखा हुआ है द स्टाफ मेंबर, तो ये स्टाफ मेंबर ऑब्जेक्ट था, तो ये सबसे पहले बन गया, आ गया, मतलब कि ये बन गया सब्जेक्ट। ठीक है, द प्रिंसिपल वो सब्जेक्ट था, तो ये बन गया ऑब्जेक्ट। देखो ये सबसे एंड में आ गया। तो मेरे को ना चारों ऑप्शन में वाली चीज एकदम सिमिलर दिखाई दे रही है कि उसने पहला नियम तो फॉलो किया है, जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, ये एकदम सही है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है,
द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग। अब जरा इस वाली चीज को समझना। द प्रिंसिपल केप्ट द स्टाफ मेंबर्स वेटिंग कहने का अर्थ ये है कि जो प्रिंसिपल है वो स्टाफ मेंबर को इंतजार करवाते हैं या करवा रहे हैं। अब ये आईएनजी वाला टर्म इसने यूज किया, तो मेरे को इस आईएनजी वाले टर्म को मेंटेन करके रखना है। तो मैं देख रहा हूँ कि ये जो आईएनजी वाला टर्म है ना, ये हर जगह मेंटेन्ड है, ठीक है। लेकिन आप इसको इस वाली बात को भी समझना पड़ेगा। ये जो बीइंग है ना, बीइंग, ये कब प्रयोग होता है? ये बीइंग दरअसल तब प्रयोग होता है जब कोई ऐसा वर्ग हो, ऐसा वर्ब हो जिसके लिए हम लोग आईएनजी प्रयोग नहीं कर पा रहे होते हैं, तो हम लोग बीइंग लगा देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लिया वांट होता, उदाहरण के लिए, यहाँ वेटिंग नहीं होता, वांट होता, तो वांट का वांटिंग नहीं बन पाता है। ऐसा कोई शब्द दुनिया में नहीं होता है, तो इसके लिए हम लोग बीइंग वर्ड यूज कर सकते हैं, क्योंकि वांटिंग टाइप का कोई शब्द नहीं होता है, इस वजह से। सीधा है समझ में? तो और दूसरा नियम भी ये है कि जब ऑलरेडी आईएनजी प्रयोग कर लिया गया है, तो बीइंग कब लगाते हैं? जब आईएनजी नहीं लगा पाते हैं, क्योंकि वांटिंग टाइप का कोई शब्द तो नहीं होता। लेकिन जब ऑलरेडी आईएनजी लगा हुआ है, तो फिर बीइंग क्यों लगा रहा है वो? इस वजह से ये वाली चीज गलत हो गई है। ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, जिससे आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे, ठीक है। अब क्या कहता है, जरा रिलैक्स होकर देखना। द स्टाफ मेंबर्स वर केप्ट वेटिंग बाय द प्रिंसिपल, द स्टाफ मेंबर वर वेटिंग फॉर द प्रिंसिपल। अब देखो, कभी भी हम लोग पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो ये भी एक नियम है कि हम लोग हमेशा बाय वाला टर्म का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर उसने फॉर और फॉर लगाया है, जो कि गलत है। इसका जो सही जवाब है वो है ए। यहाँ तक आ गई बात समझ? यहाँ तक कंफर्टेबल है? ठीक है, चले चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 124। 124 क्या कहता है? 124 कहता है चूज द इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन द इनडायरेक्ट फॉर्म। मेरे को ना इनडायरेक्ट फॉर्म में दरअसल इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन चूज करना है, ठीक है भाई। इनडायरेक्ट फॉर्म में दरअसल मेरे को इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, ठीक है भाई। अब इनकरेक्ट ट्रांसफॉर्मेशन नियम समझो, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है। ही सेड की जगह पर उसने लिखा ही टोल्ड, जो कि एकदम सही लिखा है। ये पहला नियम होता है कि हमेशा सेड की जगह पर टोल्ड बन जाता है, ये पहला नियम होता है। दूसरा नियम है कि आपको जो वर्ब है उसका क्लास, मतलब उसका जो टर्म है वो मेंटेन करके चलना पड़ता है। जैसे यहाँ पर क्लोज्ड है, तो वो क्लोज्ड आपको मेंटेन करके रखना है। ये क्लोज्ड इसने यूज किया, सही है। क्लोज्ड इसने यूज किया, सही है। क्लोज्ड यूज किया, सही है। यहाँ पर से क्लोज यूज कर लिया, जो कि गलत है। पॉइंट है आपको समझ में? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते हैं 125 पर। 125 पर कहता है चूज द करेक्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर वन हु सेल्स मेडिसिन। आपको एक शब्द में उत्तर देना है, आपको बताना है कि वह इंसान जो दवाइयाँ बेचता है उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, ठीक है। तो दवाइयाँ जो बेचता है उसके लिए हम लोग केमिस्ट वर्ड यूज करते हैं। आगे बात पकड़ में, ठीक है। ये हम लोग ने कई दफा देखा भी होगा कि केमिस्ट शॉप करके लिखा भी रहता है। कोलियर क्या होता है? कोलियर दरअसल वो मजदूर होते हैं जो खानों में काम कर होते हैं, खान मजदूर के लिए हम लोग कोलियर टर्म यूज करते हैं। क्यूरेटर क्या होता है? क्यूरेटर वो इंसान होता है जो कोई संग्रह होता है, जैसे उदाहरण के लिए कोई म्यूजियम होता है जिसका रखवाला होता है, या फिर जिसका जो है केयर टेकर होता है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी ना कि म्यूजियम के अंदर फंस गया सिकंदर, ऐसा कोई एक मूवी थी। तो उस वो जो सिकंदर था, मतलब उस मूवी में वो जो हीरो था वो दरअसल क्यूरेटर था, ठीक है। नेक्स्ट है लेपिडिस्ट। लेपिडिस्ट दरअसल क्या होता है? लेपिडिस्ट दरअसल एक कोई ऐसा स्किल्ड पर्सन है जो दरअसल स्टोन कटिंग वगैरह में हिस्सा लेता है, हम लोग उसके लिए लेपिडिस्ट यूज करते हैं, ठीक है। अगला है 126 नंबर। लिखा हुआ है चूज द करेक्ट वन वर्ड टू सब्स्टिट्यूट फॉर बिलीफ इन वन गॉड। आपको जो है एक शब्द में उत्तर दो का प्रयोग करना है, ठीक है। और किसके लिए करना है? बिलीफ इन वन गॉड। तो वह इंसान जो एक ही भगवान में विश्वास रखता है उसके लिए क्या शब्द का प्रयोग है, ये आपको बताना है, ठीक है। वह इंसान जो एक ही भगवान में विश्वास रखता है। अब एथिज्म क्या होता है? एथिज्म वह होता है जो भगवान में ही नहीं मानता है ना। इसको अपन एथिस्ट कहते हैं, नास्तिक कहते हैं। एथिज्म भगवान में विश्वास ना रखना। एथिस्ट वो इंसान जो भगवान में नहीं मानता है, नास्तिक होता है ये। तो ये बोल रहे हैं कि एक भगवान में विश्वास रखना है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। पैंथिज्म क्या होता है? देखो जरा, जो पैन जो शब्द है ना, एकदम एकदम दिमाग में डाल लो इसे। जो पैन जो शब्द है ना बच्चे, ये पैन का अर्थ होता है समूचा। जैसे आपने कभी ये वर्ड सुना होगा, मेरा ख्याल है पैन इंडिया, आपने इसके पहले कई दफा सुना होगा, ये पैन इंडिया आपने सुना होगा।
तो दरअसल जो पैन इंडिया वाला जो टर्म है ना, ये क्यों यूज होता है? समूचे के लिए। तो ऐसा इंसान जो सारे देवी देवताओं में विश्वास रखता है, उसके लिए अपन पैंथिज्म वर्ड यूज करते हैं, समूचा होता है इसका अर्थ। अगला है पॉलीथिज्म। पॉली का मतलब होता है, जैसे आपने सुना होगा पॉलीगन, बहुलक, बहुत सारे। तो ऐसा कोई इंसान है जो बहुत सारे भगवानों में विश्वास रख रहा है, उसके लिए अपन पॉलीथिज्म वर्ड यूज करते हैं। मोनो, मोनो का मतलब होता है एक, तो थिज्म है विश्वास, मोनो का मतलब है एक। तो ऐसा इंसान जो एक ही भगवान में विश्वास रखता है, सबका मालिक एक वाला टाइप से, तो उसके लिए अपन मोनोथिज्म वर्ड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ। अगला है 127। 127 पे कहता है चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बच्चे लोग, करेक्ट स्पेलिंग वाले भी जो क्वेश्चन है वो एग्जाम में आते हैं, तो इसके लिए आपको एकदम रेडी रहना है भाई। ठीक है, तो कह रहा है चूज द करेक्ट स्पेलिंग अकॉर्डिंग टू द ब्रिटिश इंग्लिश। कहता है इंजीनियरिंग, 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 इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग की जो करेक्ट स्पेलिंग है, इसमें क्या ही कंसेप्ट बताऊं। इंजीनियरिंग करेक्ट स्पेलिंग ये होती है, आपको पता होना चाहिए बस, ENGINEERING, इंजीनियरिंग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 128। 128 पर मुझसे कहता है चूज द करेक्ट वर्ड ट्रीटेड एज सिंगुलर। बोल रहा है कि इसमें से कौन सा जो शब्द है वो एक वचन के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो पीपल है ये तो पर्सन का प्लूरल ही है, तो ये तो बहुवचन हो गया है ना, प्लूरल फॉर्म हो गया। कैटल, कैटल बात को समझो, बेसिकली कैटल का जो प्लूरल है ना वो भी कैटल ही होता है। और कैटल सामान्य रूप से हम लोग हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग करते हैं, जैसे डजन का डजन आपने सुना होगा, फिश का फिश आपने सुना होगा, तो ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही प्रयोग किया था। सीजर्स, सीजर्स मतलब कैची के लिए यूज होता है, लेकिन आप इस वाली बात को समझो कि जो कैची है उसके साथ भी हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, इसका मतलब ये भी एज अ प्लूरल फॉर्म में यूज किया जाता है। ये जो न्यूज है ये दरअसल सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, ये दरअसल सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। तो इसका जो सही जवाब होता वो होता न्यूज। 2018 में क्वेश्चन नंबर 128 ये पूछा गया था। तो मतलब मेरे को ऐसा लग रहा है एकदम बढ़िया एग्जाम में जो क्वेश्चन आ रहे हैं एकदम मस्त आपके बनाने के लिए आ रहे हैं। हल्का फुल्का अगर थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाओगे ना पेपर में, तो आप अच्छा कर सकते हो, मुझे भरोसा है आप पे। क्वेश्चन नंबर 129। क्वेश्चन 129 कहता है द मस्कुलिन फॉर बी इज, बी मतलब होता है मधुमक्खी, मधुमक्खी का आपको मस्कुलिन फॉर्म बताना है। ठीक है, मतलब कि पुरलिंग बताना है। तो बी का जो मस्कुलिन फॉर्म होता है वो होता है ड्रोन। अब ये तो वोकैब वाली चीज है, इसमें तो कोई कंसेप्ट तो हो नहीं सकता, आपको बस पता होना चाहिए, नहीं पता है तो नहीं बन पाएगा, पता होगा तो फट से बना लोगे, है ना। इसका जो आंसर होगा वो होगा ड्रोन। ड्रेक क्या क्या मतलब होता है, जैसे मक्खी होती है ना, फ्लाई बी जिसको अपन बोलते हैं मक्खी, तो उसका मेल फॉर्म मक्खा, ये होता है ड्रेक। ठीक है, विक्सन, विक्सन दरअसल जो लोमड़ी होता है ना उसका फीमेल फॉर्म होता है, इसको चतुर नारी भी कहा जाता है। तो कोई नारी, महिला अगर बहुत ही चतुर है तो उसके लिए आप विक्सन टर्म यूज कर सकते हैं। अबोट, अबोट क्या होता है, बेसिकली जो ईसाई धर्म होता है उसमें जो उनके धर्म प्रवर्तक होते हैं, उनके जो धर्म प्रमुख होते हैं, उनके लिए हम लोग अबोट यूज करते हैं। जैसे हमारे में महंत या महाराज होते हैं ना, वैसे ही इनके में ईसाइयों में अबोट होते हैं। ठीक है, अगला है insert the correct pronoun in the blank space in the following sentence. The two children were waiting for dash father to return. ठीक है, अब यहाँ पर मेरे को इस खाली संज्ञा इनमें से कुछ भरना है। The two children were waiting for dash father to return। इसका सेंटेंस का मतलब ये है कि वो जो दो बच्चे हैं वो अपने पापा के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, जो दो बच्चे अपने पापा के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं इनमें से कोई एक टर्म मेरे को लगाना है। अब जरा समझो, क्योंकि दो बच्चे हैं तो वो प्लूरल हो गया, तो मेरे को जो प्रोनाउन लगा वो प्लूरल होना चाहिए, हिज नहीं होगा, हर नहीं होगा, इट्स नहीं होगा, देयर होगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा देयर। ठीक है, तो 130 पर जो सही जवाब है वो है देयर, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। कंफर्टेबल है अपन लोग इन सारी चीज़ों को लेकर। तो ये सारे के सारे जो हैं अप्रोच हो गए इन सारे एग्जाम्स के लिए, मतलब 130 10 क्वेश्चन इसमें पूछे गए थे इंग्लिश के, जो मैंने आपको सारे के सारे कवर करवा दिए। अब बच्चों से मुलाकात होगी नेक्स्ट वाले वीडियो में, जिसमें आपको 2015 में इंग्लिश के आए हुए क्वेश्चन सॉल्व करके बताऊंगा। जल्दी ही मिलते हैं।